आप सभी दोस्तों का आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम सेक्शन 170 करेंगे और लेटर ऑन पेनल्टीज कुछ पेनल्टीज की भी बात करेंगे लेटर ऑन। चलिए, सेक्शन 170 इज अबाउट रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग। सेक्शन 170 रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग। तो आइए बेटा उस रजिस्टर की बात करेंगे। एक रजिस्टर मेंटेन करना है, ठीक है। तो 170 सेक्शन हम करेंगे बेटा एवरी कंपनी, बात करेंगे एवरी कंपनी। एवरी कंपनी बोले तो हर तरह की कंपनी, कोई भी कंपनी है। तो जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ें तो आप ये देखें, जब भी आप कोई सेक्शन पढ़ें तो ये देखें कि उस सेक्शन में सेक्शन का एप्लीकेशन किन किन तरह की कंपनीज में है। तो कंपनी लॉ को पढ़ने का एक ये तरीका है बेटा, आप कोई भी सेक्शन उठाएं तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। उसके बाद उस सेक्शन में फर्दर आप जाएंगे। एवरी कंपनी shall keep at its registered office at its रजिस्टर्ड ऑफिस। हर कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में एक रजिस्टर मेंटेन करेगी, ठीक है। और वो रजिस्टर किस लिए होगा? अ रजिस्टर अ रजिस्टर रिगार्डिंग, क्या बातें लिखेंगे? रिगार्डिंग पर्टिकुलर्स। उस रजिस्टर में आप क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सनल एंड की मैनेजरियल पर्सनल। आप केएमपी के बारे में उसमें लिखेंगे, पर्टिकुलर्स होंगे उसमें। उन पर्टिकुलर्स को डिटेल में हम अभी करने वाले हैं। एंड और दूसरा उसमें क्या लिखेंगे? शाबाश, डिटेल्स ऑफ। बहुत प्यार से आपने इस सेक्शन को करना है। डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज held by securities held by each of the director, securities held by each of the director, details of the securities held by each of them। तो शेल वर्ड है बेटा, जहां शेल वर्ड आएगा वहां पे ड्यूटी है। और ये किसकी ड्यूटी है? ये हर उस कंपनी की ड्यूटी है, हर कंपनी की ड्यूटी है जो कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड है। और एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे और क्या क्या लिखेंगे उसमें, आप इसे नोट कीजिए बेटा, शाबाश। पहले आपने लिखा पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी, और दूसरा लिखा डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय ईच ऑफ देम इन द कंपनी, इन द कंपनी। इन द कंपनी का मतलब जिस कंपनी का रजिस्टर है और इट्स होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कंपनी में शेयर होल्डिंग लिखनी है, सब्सिडरी में लिखनी है, शाबाश बेटा। को सब्सिडरी कंपनी, और एसोसिएट कंपनी, और
एसोसिएट कंपनी। शाबाश बेटा। सेक्शन 170 ध्यान से, बहुत ध्यान से आपने लिखना है। फिर हम अब लिखेंगे कंटेंट्स क्या क्या होंगे इसके। तो हर कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे एक रजिस्टर मेंटेन करना है और उसमें दो तरह के कंटेंट्स होंगे। तो एक तो पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी और दूसरा उनकी सिक्योरिटीज। आइए तो पहले हेडिंग लिखिए कंटेंट्स, कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर, contents of register with respect to details, with respect to details of director and KMP। चलिए डिफरेंट कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे और लॉजिकली समझेंगे कि क्या रिलेवेंस है उसका, और तभी हमें वो याद हो पाएंगे डिफरेंट कंटेंट्स, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए डिफरेंट कंटेंट्स की बात करेंगे कि क्या क्या कंटेंट्स उसमें होंगे। तो सबसे पहला कंटेंट होगा डिन। आइए बेटा, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। लेकिन अगर कोई केएमपी है तो डिन उसके लिए ऑप्शनल है, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए ऑप्शनल फॉर केएमपी, ऑप्शनल फॉर केएमपी। तो जरूरी नहीं है कि केएमपी डायरेक्टर हो, अगर केएमपी डायरेक्टर नहीं है तो डिन उसके लिए ऑप्शनल है, डिन इज नॉट मैंडेटरी। दूसरा, प्रेजेंट नेम एंड सरनेम इन फुल, प्रेजेंट नेम एंड सरनेम इन फुल। तीसरा, एनी फॉर्मर नेम और सरनेम इन फुल, अगर उसने कोई नेम चेंज किया है। थर्ड, एनी former name and surname in full। लोग क्या करते हैं बेटा, फ्रॉड करते हैं और फिर अपना नाम बदल लेते हैं और दूसरे नाम से बिजनेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर नाम कोई बदला है बंदे ने कभी, तो फॉर्मर नेम और सर नेम भी लिखना जरूर होगा यहाँ पे। चलिए हम फर्दर आगे बढ़ेंगे कंटेंट्स के अंदर, आप साथ साथ नोट भी करेंगे और मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा आपको कि क्या लॉजिक है इसका, क्यों लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, फादर्स नेम। आप लिखेंगे बेटा फादर्स नेम एंड मदर्स नेम। फादर नेम और मदर नेम तो ये रूल ही बना दिया है बेटा, मैक्सिमम केसेस में, बहुत सारे केसेस में फादर के साथ मदर का नेम भी लिखा जाता है। एंड यहाँ पे स्पाउस नेम, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कुछ और भी है। स्पाउस नेम यानी अगर वो पर्सन कुछ शेयर्स वगैरह एक्वायर करेगा इन लोगों के नाम से, उसके पिता का नाम, माता का नाम और उसके स्पाउस का नाम भी यहाँ पे आना चाहिए इफ मैरिड। और स्पाउस का नाम ऑब्वियसली बेटा अगर शादी हुई है तो देना पड़ेगा, और नहीं शादी हुई तो ऑप्शनल नहीं देना पड़ेगा। शाबाश बेटा। फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम इफ मैरिड एंड सरनेम इन फुल एंड सरनेम
इन फुल। पिताजी का नाम, माताजी का नाम और स्पाउस का नाम अगर मैरिड है तो एंड सर नेम इन फुल ये देना होगा, क्योंकि कई बार डायरेक्टर्स इनडायरेक्ट तरीके से कुछ काम डायरेक्टली नहीं करते, तो इनडायरेक्टली तरीके से अपने परिवार वाले लोगों के नाम से कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए रजिस्टर में उनके सब के नाम लिखे होंगे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस नेम इफ मैरिड एंड देयर सर नेम इन फुल। शाबाश बेटा। अगली बात लिखेंगे उसकी डेट ऑफ बर्थ। डायरेक्टर की क्या लिखेंगे बेटा? डेट ऑफ बर्थ एफ पॉइंट लिखेंगे हम। रेजिडेंशियल एड्रेस, रेजिडेंशियल एड्रेस और इसमें दो तरह के एड्रेस होंगे, प्रेजेंट एज वेल एज परमानेंट, प्रेजेंट एज वेल एज परमानेंट। भी हो सकता है उसका परमानेंट एड्रेस अलग हो और प्रेजेंट एड्रेस अलग हो। नेशनैलिटी लिखेंगे बेटा, उसकी राष्ट्रीयता इंक्लूडिंग और नेशनैलिटी में इंक्लूडिंग द नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन, बिलोंग किस कंट्री से करता है, ओरिजिन किस कंट्री का है, दोनों बातें लिखनी है। नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन, ऑफ ओरिजिन इफ डिफरेंट, अगर हो सकता है कि नेशनैलिटी उसके पास नेशनल वो एक देश का हो और ओरिजिन उसका दूसरा देश हो, इफ डिफरेंट। और अगर नेशनैलिटी अलग है, नेशनल प्रेजेंट नेशनैलिटी अलग है और ओरिजिन अलग है। ओरिजिन वर्ड आप जानते हैं ना कि एक्चुअली बिलोंग किससे करता है, किस कंट्री में पैदा, किस कंट्री में हुआ है, या उसके पूर्वज किस कंट्री में पैदा हुए थे। ओरिजिन का कंसेप्ट आप जानते हैं, टेक्स्ट पढ़ते हैं आप, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन आप पढ़ते हैं वहाँ पे। तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। इंक्लूडिंग द नेशनैलिटी ऑफ नेशनैलिटी, ठीक है, नेशनैलिटी बताएंगे इंक्लूडिंग द नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन। अगर अलग है तो बताएंगे बेटा, अगर एक ही है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ऑक्यूपेशन क्या है उसका, डायरेक्टर के अलावा और मेन काम क्या करता है वो, ऑक्यूपेशन क्या है, एच ये लिखेंगे। हो सकता है कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हो, WTD हो, लेकिन हो सकता है कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में ना हो, तो इसके लिए ऑक्यूपेशन भी लिखना पड़ेगा। और फिर लिखेंगे डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। फिर हम क्या लिखेंगे बेटा, डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। आपने ये कंटेंट सारे याद करने हैं। इन विच the appointment in which the appointment भाई बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू अपॉइंटमेंट हुई थी, तो उस रेजोल्यूशन की डेट यहाँ लिखनी है। बोर्ड, अच्छा बेटा। फिर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट साथ लिखना है। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लिखनी है, ये अपॉइंटमेंट कब से इफेक्टिव हुई थी, एंड डेट ऑफ री अपॉइंटमेंट भी यहाँ लिखनी है। चलिए डिफरेंट पॉइंट्स हम लिख रहे हैं।
डेट ऑफ सीजेशन ऑफ ऑफिस, जिस दिन ऑफिस उसका सीज हो गया, डेट ऑफ सीजेशन ऑफ ऑफिस अब सेक्शन अपने डिफरेंट सेक्शंस पढ़े, 164, 167, 168, 169। तो क्या कारण था सीजेशन का? डेट ऑफ सीजेशन ऑफ ऑफिस एंड रीजंस देयर फॉर, ये आपने लिखना है, एंड रीजंस देयर फॉर, डेट ऑफ सीजेशन ऑफ ऑफिस एंड रीजंस देयर फॉर, कि किस दिन ऑफिस सीज हुआ और उसके पीछे क्या कारण था कि ऑफिस सीज हो गया। आइए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट एल पॉइंट देखेंगे बेटा। ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और केएमपी, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और केएमपी, हेल्ड और रिलिंक्विश्ड, हेल्ड और रिलिंक्विश्ड, या तो है या था कभी लेकिन छोड़ दिया। रिलिंक्विश मतलब गिव अप कर दिया, कभी होता था लेकिन अभी नहीं होता, छोड़ दिया। रिलिंक्विश्ड इन एनी बॉडी कॉर्पोरेट, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और केएमपी, ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और केएमपी हेल्ड और रिलिंक्विश्ड इन एनी बॉडी कॉर्पोरेट। और इसका एक पॉइंट देखेंगे, मेंबरशिप नंबर ऑफ ICSI in case company secretary, शाबाश, in case of company secretary, अगर वो केएमपी कंपनी सेक्रेटरी भी है, ठीक है, ध्यान से आपने बात सुननी है। अगर वो केएमपी कंपनी सेक्रेटरी भी है तो मेंबरशिप नंबर भी उसका देना होगा, शाबाश। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसके कंटेंट का, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर देना होगा बेटा, और ये मैंडेटरी है, मैंडेटरी फॉर KMP if not having DIN, और अगर DIN नहीं है तो KMP अपॉइंट कर रहे हैं, उसके पास DIN नहीं है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, तो पैन नंबर उसे देना जरूरी है। ये डिफरेंट पॉइंट्स हमने देखे बेटा। आइए फर्दर हम इनके कंटेंट्स को पढ़ेंगे। सेकंड हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड KMP with respect to shareholding of directors
and KMP। आइए इनके कंटेंट्स को भी हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। with respect to shareholding of directors and KMP। चलिए यहाँ पे लिखिए हेडिंग के बाद डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज held by directors and KMP in the company। कंपनी में डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स जो शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं, इट्स होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरीज कंपनी, को सब्सिडरीज या आप कह सकते हैं एंड एसोसिएट कंपनीज, को सब्सिडरीज एंड एसोसिएट कंपनी। रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू, शाबाश बेटा। आपने डिटेल्स लिखनी है, डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय डायरेक्टर्स एंड केएमपी इन द कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरीज, को सब्सिडरीज, और यू कैन से एसोसिएट एंड एसोसिएट कंपनी, रिलेटिंग टू, रिलेटिंग टू। आइए क्या क्या बातें आप उसमें लिखेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे। आइए देखिए, नंबर, नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर, डिस्क्रिप्शन and nominal values of shares, and nominal value of shares। शेयर का नंबर क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, और नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर क्या है, ये आप उस रजिस्टर में एंटर करेंगे। डेट ऑफ एक्विजिशन लिखेंगे कि कब खरीदा था उसे, डेट ऑफ एक्विजिशन, या कब मिला था उसे, खरीदा नहीं तो किस दिन एक्वायर किया था उसने। एंड द प्राइस और अदर कंसिडरेशन पेड, डेट ऑफ एक्विजिशन, प्राइस और अदर कंसिडरेशन पेड, अदर कंसिडरेशन पेड। सी बेटा लिखेंगे, डेट ऑफ डिस्पोजल लिखेंगे, किस दिन वो शेयर उसने ट्रांसफर कर दिया था। एंड प्राइस, और किस रेट पर उसने डिस्पोज ऑफ किया था। एंड अदर कंसिडरेशन रिसीव्ड, अदर कंसिडरेशन रिसीव्ड। डी पॉइंट लिखेंगे बेटा, cumulative balance, cumulative balance and number of securities, cumulative balance and number of securities held after each transaction। हर ट्रांजैक्शन में टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज कितनी बचती हैं,
बैलेंस कितना बचता है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, हेल्ड आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन करने के बाद, एक ट्रांजेक्शन करने के बाद कितनी बैलेंस उसके बाद बचता है। और फिर लिखेंगे मोड ऑफ एक्विजिशन, मोड ऑफ एक्विजिशन कि किस तरीके से शेयर उसे मिले हैं। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज कि उसके पास कंपनी की सिक्योरिटीज हैं और किस सिक्योरिटीज किस मोड से उसे एक्वायर हुई हैं, मोड ऑफ होल्डिंग, और वो शेयर्स किस तरह से होल्ड करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक करता है या फिजिकल करता है। मोड ऑफ होल्डिंग, या तो वो फिजिकल शेयर्स होल्ड करता होगा या फिर डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में शेयर्स होल्ड करता होगा, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में जो शेयर्स होल्ड करता होगा। एंड जी पॉइंट करेंगे, शाबाश बेटा। मोड ऑफ होल्डिंग आपने किया, मोड ऑफ एक्विजिशन किया, शाबाश बेटा। और वेदर सिक्योरिटीज, जो उसके पास सिक्योरिटीज हैं, कहीं उसने प्लेज वगैरह तो नहीं किया हुआ, यानी लोन वगैरह तो नहीं लिया हुआ सिक्योरिटीज पे। वेदर सिक्योरिटीज हैव बीन pledged or any pledged or any encumbrance प्लेज किया हो सकता है, या कोई और अकम्बरेंस, यानी उस पर लोन क्रिएट तो नहीं किया। अकम्बरेंस मतलब उस पर कोई लोन तो नहीं लिया। वेदर सिक्योरिटीज हैव बीन प्लेज्ड और एनी encumbrance हैव बीन क्रिएटेड देयर ओन, ये आपने लिखना है। ये शाबाश बेटा। ये कुछ 8 पॉइंट थे, आपने एक एक पॉइंट धीरे धीरे समझना है, लिखना है। नंबर, हाँ जी, आइए एक बार इसे रिवाइज करेंगे। नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स लिखना है बेटा आपने। नॉमिनल वैल्यू आप समझते हैं ना, शाबाश। मैं इस लेवल पर आपसे मान के चलूंगा कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर आपको पता है। डेट ऑफ एक्विजिशन, प्राइस और अदर कंसिडरेशन पेड। एंड थर्ड पॉइंट, डेट ऑफ डिस्पोजल एंड प्राइस एंड अदर कंसिडरेशन रिसीव्ड। हर डायरेक्टर के बारे में, हर केएमपी के बारे में आप ये बातें लिखेंगे। क्यूमुलेटिव बैलेंस एंड नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन, जितनी भी ट्रांजेक्शन उसने की और हर ट्रांजेक्शन के बाद कितने शेयर्स उससे बचे, उसके पास बचे, ये लिखना है। मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज, और सिक्योरिटीज उसे किस तरह से मिली। ठीक है, पब्लिक इशू में उसने ली, स्टॉक एक्सचेंज से खरीदी, या किसी दूसरे प्रमोटर से खरीदी, डायरेक्टर से खरीदी, गिफ्ट में मिली। ठीक है, तो किस तरह से उसे, किस तरीके से उसे सिक्योरिटीज उसके पास आई, ये लिखना है उसमें। एंड मोड ऑफ होल्डिंग, और किस तरह से वो होल्ड करता है, फिजिकल फॉर्म में करता है या डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में करता है, और कहीं उसने सिक्योरिटीज पे कोई प्लेज तो, गिरवी तो नहीं रखी, या फिर कोई और गिरवी नहीं रखी लेकिन क्या कोई और लोन तो क्रिएट नहीं किया, इंकम्बरेंस क्रिएट तो नहीं किया, हैज बीन क्रिएटेड देयर ओन। तो ये कंटेंट आपने लिखने हैं सारे, और जब आप ये सारे कंटेंट लिख लें, 2 तरह के कंटेंट मैंने डिस्कस किए हैं आपसे, आप भूलना मत बेटा। ठीक है, 2 तरह के कंटेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी हमने डिस्कस किया, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग। तो 2 तरह के कंटेंट कंपनी क्रिएट करेगी, पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी, और डायरेक्टर्स और केएमपी के पर्टिकुलर्स। उसका डिन नंबर आपने, डिन सबको देना है, केएमपी के लिए ऑप्शनल है। उसके प्रेजेंट नेम, उसका अभी क्या नाम है, और सरनेम फुल, एनी फॉर्मर नेम यानी पहले उसने नाम बदल लिया अपना, कोई पहले पुराना नाम भी है, और सरनेम इन फुल। और उसके बाद फादर्स नेम, उसके पिता का नाम क्या है, मदर्स नेम, माता का नाम क्या है, एंड स्पाउस नेम,
अगर उस शादीशुदा है तो उसके स्पाउस का नाम भी आना चाहिए, एंड सरनेम इन फुल, डेट ऑफ बर्थ, उसकी जन्म की तारीख, रेजिडेंशियल एड्रेस प्रेजेंट एज वेल एज परमानेंट, ये आपने लिखना है। नेशनैलिटी, नेशनैलिटी इंक्लूडिंग द नेशनैलिटी ऑफ ओरिजिन इफ डिफरेंट, एंड ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन आपने लिखना है उसका, और डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन इन विच द अपॉइंटमेंट वाज मेड, डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन इन विच द अपॉइंटमेंट वाज मेड, जहाँ जहाँ अपॉइंटमेंट हुई थी उस रेजोल्यूशन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, जहाँ अपॉइंटमेंट हुई थी वहाँ पे लिखना है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट एंड डेट ऑफ रीअपॉइंटमेंट, उस रेजोल्यूशन की डेट लिखनी है, एंड डेट ऑफ सीजेशन ऑफ ऑफिस एंड रीजंस देयर फॉर, और उसके बाद आपने लिखना है इसमें ऑफिस ऑफ डायरेक्टर और केएमपी हेल्ड और लिंकिस्ट इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, मेंबर नंबर ऑफ आईसीएसआई, क्योंकि सीएस को भी हम केएमपी मानते हैं, शाबाश आपने ध्यान से मेरी बात को सुनना है, और पैन नंबर, अगर केएमपी ने अपना डिन नहीं दिया तो उसका पैन नंबर होना भी ज़रूरी है। आपने इन कंटेंट्स को एनालिसिस किया, लिखा और समझने की कोशिश भी की होगी आपने। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने की है कि ये जो कंटेंट्स हैं ये तो चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते होंगे ये कंटेंट्स, इसमें बहुत सारे कंटेंट्स ऐसे होंगे जो समय रहते बदलते चेंज हो जाते होंगे, बदल जाते होंगे। तो आरओसी के पास एक रिटर्न फाइल करनी है, आरओसी को कैसे पता चलेगा कि, क्योंकि आरओसी के रिकॉर्ड्स में जो कंटेंट्स होंगे और बाद में अगर वो चेंज हो गए हैं तो आरओसी को कैसे पता चलेगा। चलिए इस काम को आसान करने के लिए एक रिटर्न फाइल होगी आरओसी को, आइए उस रिटर्न के बारे में हम जान लें थोड़ा सा। रिटर्न टू आरओसी, a return containing the particulars of appointment, a return containing the particulars of appointment of every director, particulars of appointment of every director or KMP of every director or KMP and changes therein, अगर कोई चेंज हुआ है, shall be filed with ROC, ROC के साथ फाइल होगी इन फॉर्म DIR 12 के अंदर, इन फॉर्म DIR 12 के अंदर, ध्यान से आपने सीखना है, अलोंग विद फी, और साथ में फीस भी पे करनी होगी, विद इन 30 days ऑफ सच अपॉइंटमेंट और चेंज, 30 days ऑफ सच अपॉइंटमेंट और चेंज, आपको एक रिटर्न फाइल करनी है। चलिए आइए अब इस एक सेक्शन इसमें हमने देखा बेटा, आइए अब हम करेंगे मेंबर्स, राइट, हम देखेंगे बेटा मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट, मेंबर्स राइट टू इंस्पेक्ट, क्या मेंबर उस रजिस्टर को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सेक्शन 171 4 नंबर दिला सकता है आपको ये सेक्शन, आप ध्यान से इसे समझ लीजिए, शाबाश बेटा। आइए इसे हम करने की कोशिश करते हैं। द अबव रजिस्टर, द अबव रजिस्टर जो आपने देखा अभी ऊपर उसके कंटेंट्स लिखे, shall be, the above register shall be open, open for inspection, open for inspection during business hours, business hours में कोई भी open for inspection during business hours, बिजनेस आवर्स में आके कौन कौन इसे इंस्पेक्ट कर सकता है,
द अबव रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ठीक है बेटा, एंड मेंबर्स जो होंगे ना उनके पास शेल हैव अ राइट, शेल हैव अ राइट, मेंबर्स के पास एक राइट की बात हम करेंगे, एक हक होगा, राइट टू टेक एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब कॉपी उसकी ले सकते हैं, देयर फ्रॉम एक उसकी कॉपी ले सकते हैं, एंड एक्सट्रैक्ट मतलब उसका कोई पार्ट, और कॉपीज, एक्सट्रैक्ट देयर फ्रॉम एंड कॉपीज देयर ऑफ, यानी उस रजिस्टर की कॉपी भी ले सकते हैं और एक्सट्रैक्ट भी उसमें से ले सकते हैं, यानी किसी पैराग्राफ को नोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऑन अ रिक्वेस्ट, ऑन अ रिक्वेस्ट मेड बाय मेंबर्स, on the request made by members, ठीक है। और कंपनी का ये ड्यूटी होगी वहां पर, लिख लीजिए बी प्रोवाइडेड, कि उन्हें वो दे, फ्री ऑफ, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई पैसा नहीं लेना है उनसे, मेंबर से, फ्री ऑफ कॉस्ट, विद इन 30 days, 30 दिन के अंदर, विद इन 30 days, एंड, एंड के बाद आप क्या लिखेंगे, आइए इसका पॉइंट बी लिखेंगे एंड के बाद, ध्यान से आप बात को नोट करेंगे। पॉइंट बी, कीप ओपन फॉर इंस्पेक्शन, और उस रजिस्टर को हमेशा इंस्पेक्शन के लिए ओपन रखना है, एट एवरी एजीएम, एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम के दौरान उसे ओपन रखना है, एंड एक्सेसिबल, यानी उसकी पहुंच हो, उस तक पहुंच हो, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल का मतलब है उस तक पहुंच हो, टू एनी पर्सन, टू एनी पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग, कोई भी पर्सन जो मीटिंग अटेंड कर रहा है, जिसके पास मीटिंग अटेंड करने का राइट है, एजीएम अटेंड करने का राइट है, मीटिंग का मतलब एजीएम अटेंड करने का राइट है, उसकी एक्सेसिबल होना चाहिए, उसे उसकी पहुंच होनी चाहिए वहां तक। और एक इंपॉर्टेंट नोट हम यहां लिख लेंगे, इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, अगर ये बात नहीं मानी जाती है, इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, विद, जो आपने ए ऊपर लिखा, ए अबव, शाबाश, द आरओसी shall, the ROC shall own an application, own an application, और अगर कंपनी ना दे तो आरओसी को आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, मेड टू हिम, ऑर्डर इमीडिएट, ऑर्डर immediate inspection and supply of copies required
देयर ओन, सप्लाईज ऑफ कॉपीज रिगार्डिंग देयर ओन, क्योंकि बेटा बहुत सारे स्टेक होल्डर हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर हो सकते हैं कि जो डायरेक्टर्स के बारे में, उनके कंपोजिशन के बारे में, उनकी डिटेल्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगर कंपनी आपको इंस्पेक्शन करने के लिए परमिशन नहीं दे रही तो आप आरओसी को कंप्लेन कर सकते हैं। आइए सेक्शन 171 को एक बार हम दोबारा से रिवाइज करेंगे। अबव रजिस्टर शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, ओपन फॉर इंस्पेक्शन ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, एंड मेंबर्स शैल हैव अ राइट, और मेंबर्स के पास राइट है टू टेक एक्सट्रैक्ट देयर अपॉन देयर फ्रॉम, मेंबर्स उसकी कॉपी ले सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, एंड कॉपीज देयर ऑफ ऑन अ रिक्वेस्ट मेड बाय मेंबर बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये चीज़ें जो दी जाएंगी कॉपीज या एक्सट्रैक्ट मेंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी विद इन 30 डेज एंड ठीक है बेटा। इसके बाद हमने क्या देखा, कीप ओपन फॉर इंस्पेक्शन एट एवरी एजीएम, और उस रजिस्टर को आपने ओपन रखना है हर एजीएम पर, और एक्सेसिबल होना चाहिए टू एनी पर्सन अटेंडिंग द मीटिंग, और जो भी पर्सन मीटिंग को अटेंड करे उसके लिए ये एक्सेसिबल होना चाहिए। यहाँ पे आप एक नोट लिखेंगे, इन द केस ऑफ नॉन कंप्लायंस विद अबव, यानी अगर आपने ऊपर ए वाली बात नहीं मानी, आरओसी शेल ऑन एन एप्लीकेशन मेड शाबाश, आरओसी शेल ऑन एप्लीकेशन मेड टू हिम, लिख लीजिए टू हिम, order immediate inspection and supply of copies required thereon। अगर कंपनी मना करे तो आप आरओसी को कंप्लेन कर सकते हैं और आरओसी ऑर्डर करेगा इमीडिएट इंस्पेक्शन के लिए। शाबाश बेटा। और कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे इस पे पूछेंगे। आगे हम अगले इसी सेशन में हम डिफरेंट टाइप्स की पेनल्टीज पढ़ेंगे। पेनल्टीज फॉर कंट्रावेंशन, अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करते, कंपनी लॉ में ब्रीच करते हैं, तो क्या क्या पेनल्टीज आपके ऊपर लगाई जा सकती हैं, वो आने वाले इसी सेशन में हम करते हैं। शाबाश बेटा। चलिए हम इसी सेशन में उसको भी पढ़ेंगे। आपने कोई भी डाउट हो बेटा, यहाँ पर इन 2 सेक्शंस हैं ये जो हमने किए, इनको आप कर लेंगे बेटा। करेंगे तो देखो क्वेश्चन इस पे आ सकता है एग्जाम में, और छोड़ना नहीं है आपने इसे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सॉफ्ट चीज़ें हैं, कई बार वो एग्ज़ाम में ज़्यादा आ जाती हैं। स्टूडेंट्स कई बार इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट चीज़ें छोड़ जाते हैं, हार्ड चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। कई बार कोई बंदा क्रिकेट खेल रहा है और वो छक्का मारने के चक्कर में आउट हो जाता है, सिक्सर की रिक्वायरमेंट नहीं थी वहाँ पे, लेकिन वो 6 मारने के चक्कर में आउट हो जाता है। तो ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश में कई बार आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए, और वहाँ जो नॉर्मल परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड होती है, तो इन टॉपिक्स में कोई ज़्यादा आपको डिफिकल्टी नहीं आने वाली। कुछ टॉपिक्स बीच बीच में ऐसे आते हैं, उन्हें कर लेना चाहिए, अदरवाइज डायरेक्टर सारा ही टेक्निकल है बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ सॉफ्ट चीज़ें हैं, उन्हें भी आपने छोड़ना नहीं है। मैक्सिमम लोग जो बेसिक्स बातें को छोड़ जाते हैं और इसीलिए एग्ज़ाम में उन्हें दिक्कत आती है। पेनल्टीज करेंगे बेटा, पेनल्टीज फॉर कंट्रावेंशन। पेनल्टीज फॉर कंट्रावेंशन, डिफरेंट सेक्शंस आपने किए, इसमें से 1-2 सेक्शन ऐसे होंगे जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए हैं क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाले सेशन में हम कर लेंगे। लेकिन हम उनकी पेनल्टीज पहले ही सीख लेते हैं। और वैसे तो कई सेक्शन करवा दिए हैं आपको, हो सकता है कि कोई सेक्शन ना करवाया हो, तो आपने चिंता नहीं करनी है बेटा। तो आइए हम सेक्शन वाइज लिखेंगे यहाँ पे पेनल्टीज को। सबसे पहले लिखेंगे सेक्शन 157 सब सेक्शन 2। ठीक है बेटा। आइए, किस लिए पेनल्टी लगेगी, आप ध्यान से इस चीज को सुनेंगे। कंपनीज फेलियर टू इंटीमेट, कंपनी फेल हो गई है बताने में, टू इंटीमेट
DIN to ROC. Company's failure to intimate DIN to ROC. और क्या पेनल्टी लगेगी, आप इसको ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे भी। If a company fails to furnish DIN director identification number to ROC को DIN नहीं दे पाती कंपनी अंडर सेक्शन 157 subsection first before the expiry of the period specified under section 403, specified period 403 with additional fees, the punishment shall be as under. डिफॉल्ट हो गया है, कोई बात नहीं, तो 403 के अकॉर्डिंग आपने एडिशनल फीस पे कर देनी थी और वो भी आप नहीं कर पाए, तो क्या पेनल्टी लगेगी? शाबाश, आप लिखिए द पेनल्टी शैल बी, पेनल्टी बोल लीजिए, पनिशमेंट बोल लीजिए, शैल बी एज अंडर, शैल बी एज अंडर। कंपनी के ऊपर क्या फाइन लगेगा हम अलग से लिखेंगे, और ऑफिसर एंड डिफॉल्ट के ऊपर क्या फाइन लगेगा। कंपनी पे क्या फाइन लगेगा? फाइन ऑफ मिनिमम। तो इसमें से कोई भी एक आ जाएगा आपसे, तो आपने ध्यान से लिखना है। फाइन ऑफ मिनिमम ₹25,000 कंपनी पे फाइन लग जाएगा। मिनिमम फाइन बता दिया 25,000, और मैक्सिमम फाइन जो लगेगा वो लगेगा ₹1,00,000। आपने बहुत ध्यान से इन फाइन्स को नोट करना है। और दूसरा बेटा, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, यानी जो जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसके ऊपर क्या फाइन लगेगा? फाइन उसके ऊपर लगेगा मिनिमम 25,000। मिनिमम फाइन कितना लगेगा? ₹25,000। और मैक्सिमम फाइन जो लगेगा वो ₹1,00,000। ये आपने देखा पेनल्टी लगेगी बेटा अगर आपने कंप्लायंस नॉन कंप्लायंस कर दिया सेक्शन 157 सब सेक्शन 2 के साथ। शाबाश बेटा। आइए हम आगे बढ़ेंगे, आगे इस पेनल्टीज को हम डिस्कस करेंगे। कंट्रावेंशन of sections 152, 155 and 156। शाबाश। 152, 155 and 156। सेक्शन 152 में क्या डिफॉल्ट किया होगा आपने? 152 में आपने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड डिफॉल्ट किया होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर है 152, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर से रिलेटेड आपने डिफॉल्ट किया होगा। और 155
में आपने क्या डिफ़ॉल्ट किया होगा, आप ध्यान से आप नोट करेंगे बेटा। मोर देन वन दिन, मोर देन वन दिन इज प्रोहिबिटेड, यानी आप मैक्सिमम एक ही दिन ले सकते हैं, एक से ज़्यादा दिन आप नहीं ले सकते, यानी एक इंडिविजुअल एक ही दिन ले पाएगा। और 156 में क्या रिक्वायरमेंट थी, 156 की रिक्वायरमेंट थी डायरेक्टर टू इंटीमेट दिन, डायरेक्टर टू इंटीमेट दिन, इंटीमेट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर टू कंपनी। और अगर आपने ये दिन है और दिन दिया नहीं, 156, 152, 155 और 156 इनकी पेनल्टीज कॉमन है, इसीलिए हम एक साथ इसको लर्न करेंगे। स्मार्ट वर्क कर रहे हैं बेटा, जिनमें पेनल्टी सेम सेम है उनकी हम शाबाश एक ही लिस्ट बना रहे हैं, आपने ध्यान से नोट करना है। और कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 152, 155 एंड 156, तो लिखिए बेटा शाबाश। इफ एनी इंडिविजुअल, if any individual, इंडिविजुअल का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, नेचुरल पर्सन, और डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कंट्रावेंस, कंट्रावेंस तो 155, 152 और 156 में उसने कंट्रावेंट किया है, आप नोट कर लेंगे। एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152, 155, 156, the defaulting शाबाश इंडिविजुअल और डायरेक्टर, इंडिविजुअल और डायरेक्टर पे क्या पेनल्टी लगेगी, आप ध्यान से नोट करेंगे। ऑफ द कंपनी shall be punishable with, shall be punishable with, शाबाश बेटा, आप ध्यान से इस बात को नोट करेंगे। नंबर ए, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल का प्रावधान है, सुन लो भाई, इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, 6 महीने तक की सजा हो सकती है, और फाइन अप टू, और फाइन अप टू, तगड़ा फाइन लगा दिया 50,000। पहले ये फाइन 500 या 5,000 के आसपास होते थे, 50, 500, 5,000, और पिछले 15 साल में ये फाइन्स को मैनीफोल्ड बढ़ाया है ड्यू टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द फ्रॉड्स इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो फाइन बहुत बढ़ा दिया है भाई, 50,000 रुपये का फाइन। फर्दर फाइन यानी अगर ये डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, इससे डिफॉल्ट को आप ठीक नहीं करते हैं, तो फर्दर फाइन अप टू ₹500 पर डे, 500 per day in case of continuing contravention, in case of continuing contravention। और अगर ये कंट्रावेंशन आप जारी रखते हैं तो 500 रुपये का फाइन
हर रोज का लगेगा, डेली का लगेगा। चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेनल्टीज हमने यहाँ डिस्कस करनी है, और हमने अभी फिर 152, 153, 155, 156 की पेनल्टीज देखी, और आगे हम चलेंगे। ठीक है बेटा, थर्ड टाइप ऑफ पेनल्टीज हम पढ़ेंगे, एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट 165, सेक्शन 165 करेंगे बेटा। ये सेक्शन मेरे ख्याल से मैंने आपको कुछ सेंटर्स में करवाया है और कुछ सेंटर्स में ये सेक्शन नहीं हुआ है, तो जिनका नहीं हुआ उनको जल्द ही इसकी एक फाइल मिल जाएगी। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 165, एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट। क्या डिफॉल्ट है इसमें? एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट in more than 20 companies। तो लिमिट ऑफ डायरेक्टरशिप हम पढ़ते हैं सेक्शन 165 में कि आप एक साथ कितनी कंपनीज के डायरेक्टर बन सकते हैं। तो आइए लिखेंगे बेटा, पर्सन एक्सेप्टिंग appointment as director, appointment as director in more than 20 companies, in more than 20 companies is punishable with fine, punishable with fine minimum of ₹5,000, कम से कम 5,000 रुपये तो फाइन लगेगा ही लगेगा, एंड मैक्सिमम ₹25,000। ₹5,000, अभी खुश मत होइए, अभी पूरी बात सुनिए। एंड मैक्सिमम ₹25,000 फॉर एवरी डे, सुन लीजिए, फॉर एवरी डे after the first every day after the first during which contravention continues, सेक्शन 165 हम यहाँ पर करेंगे। शाबाश, अच्छे से आप कर ले। आज ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या है सेक्शन 165। आइए बेटा, एक बार इसे हम रिवाइज भी कर लेते हैं। 165 सेक्शन क्या कह रहा है, आप इसे एक बार रिवाइज करेंगे। एक्सेप्टिंग क्या है ये? एक्सेप्टिंग अपॉइंटमेंट इन मोर देन 20 कंपनीज, यानी एक साथ आप 20 कंपनी में डायरेक्टर हो सकते हैं, और पर्सन अगर 20 से ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट करेगा तो 5,000 मिनिमम और 25,000 मैक्सिमम का रोज का फाइन उसको लग सकता है। 5,000 एंड मैक्सिमम ₹25,000 फॉर एवरी डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच कंट्रावेंशन कंटिन्यूज, यानी जिस दिन डिफॉल्ट हुआ, ठीक है, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ उस दिन के बाद हर दिन आपके ऊपर 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक का फाइन लगेगा। सेक्शन 165। आइए अब हम इससे रिलेटेड एक और सेक्शन करेंगे, डायरेक्टर से रिलेटेड 167।
क्या है बेटा? फंक्शनिंग एज डायरेक्टर, फंक्शनिंग एज डायरेक्टर। आफ्टर वेकेशन ऑफ ऑफिस, ऑफिस वैकेंट हो चुका है। आफ्टर वेकेशन ऑफ ऑफिस, ऑफिस वेकेट हो चुका है और उसके बावजूद वो डायरेक्टर फंक्शन करता है, तो 167 की पेनल्टी लगेगी। आइए हम पढ़ेंगे बेटा सेक्शन 167 की पेनल्टी। इफ अ पर्सन functions as a director, functions as a director, if a person functions as a director even after, शाबाश, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। if a person functions as a director even after फंक्शनिंग एज डायरेक्टर आफ्टर वेकेशन ऑफ ऑफिस हम कर रहे हैं। ये ऑफिस वैकेंट हो चुका है और फिर भी वो पर्सन फंक्शन करे जा रहा है। इफ अ पर्सन फंक्शंस एज अ डायरेक्टर इवन आफ्टर आप लिखिए इवन व्हेन ही नोज, when he knows, that the office of director, office of director held by him has become vacant, has become vacant under section 167 subsection 1, he shall be punishable, he shall be punishable। क्या पेनल्टी मिलेगी? आइए ध्यान से इसे हम नोट करेंगे कि पेनल्टी क्या हो सकती है यहाँ पर। आइए पेनल्टी को पढ़ेंगे। और हाँ, पॉइंट ए, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर, और या फिर फाइन लग सकता है। मिनिमम फाइन लगेगा ₹1 लाख का और मैक्सिमम फाइन लगेगा ₹5 लाख का। और बोथ, दोनों भी लग सकती हैं। पहली भी लग सकती है, ए वाली पेनल्टी भी लग सकती है, बी वाली भी लग सकती है और सी वाली पेनल्टी भी लग सकती है। आइए बेटा अब हम करेंगे सेक्शन 166। ठीक है बेटा,
लिखिए डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट, डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स से संबंधित जो ड्यूटीज हैं उनमें डिफॉल्ट किया है, डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। शाबाश बेटा, आइए आप नोट करेंगे बेटा। इफ अ डायरेक्टर, इफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी contravenes if the director of the company contravenes the provisions of section 166 and such director shall be punishable, shall be punishable, ध्यान से आपने बारी बात को नोट करना है, विद फाइन, with fine of rupee 1 lakh, मिनिमम फाइन 1 लाख का है, फाइन ऑफ मिनिमम 1 लाख, मिनिमम 1 लाख एंड मैक्सिमम फाइन जो लगेगा वो रुपी 5 lakhs का होगा। ये सेक्शन 166 की पेनल्टी थी, 167 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए अब हम आज का इस सेशन का लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन का लास्ट पॉइंट सेक्शन, इसमें हम दो सेक्शन इकट्ठे रेफर करेंगे, 149 एंड 172। सेक्शन 149 टू 172 हम डिस्कस करेंगे। इफ अ कंपनी, अगर एक कंपनी कंट्रावेंस, ब्रीच करती है, बहुत ध्यान से आपने इस पॉइंट को समझना है और देखना है। इफ अ कंपनी कंट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन, एनी ऑफ द प्रोविजंस of chapter 11 and for which, यानी चैप्टर 11 से रिलेटेड कोई भी पेनल्टी कोई भी आप ऑफेंस करते हैं, कोई भी कंट्रावेंशन करते हैं, इफ अ कंपनी कंट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 11 एंड फॉर विच नो प्रोविजन, for which no specific punishment, no specific punishment is provided, कोई भी specific punishment provided नहीं है therein, therein the company आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, एंड एवरी ऑफिसर, एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ कंपनी इन डिफॉल्ट, जो भी डिफॉल्ट पर है, shall be punishable, shall be punishable with fine मिनिमम 50,000 और मैक्सिमम ₹5 lakhs। ये ओपन एक सेक्शन है,
149 to 172 हमने क्या पढ़ा बेटा? 149 टू 172 सेक्शन में कोई भी कंट्रावेंशन हो जाएगी, कंट्रावेंशन, कोई भी कंट्रावेंशन, और जिस कंट्रावेंशन के लिए इन सेक्शन में कोई भी कंट्रावेंशन होगी, कोई भी ब्रीच ऑफ लॉ होगा और उसके लिए स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं प्रोवाइड की गई कहीं किसी सेक्शन में, अगर किसी सेक्शन में स्पेसिफिक पेनल्टी बताई गई है तो स्पेसिफिक पेनल्टी लगेगी, और अगर स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं बताई गई तो ये कॉमन पेनल्टी बता दी। इफ अ कंपनी contravenes any of the provisions of chapter 11 and for which no specific punishment is provided therein, और उस relevant section में specific penalty provide नहीं की गई है, then company and every officer of company in default shall be punishable with minimum fine of 50,000 rupees 50,000 and maximum rupees 5 lakhs. That's it for this session. Thank you very much.